गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। टॉपिक हमारा चल रहा है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के पार्ट नंबर 16 की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 15 तक चर्चा कर ली थी, और हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म प्रासरण दाब चल रहा था, और प्रासरण दाब का डेरिवेशन हमने कर लिया था। अब हमारी आती है प्रासरण दाब मापन की विधियां, या प्रासरण दाब मापन की प्रायोगिक विधियां। प्रासरण दाब मापन की विधियां, प्रासरण दाब मापन की विधियां। अब देखिए, हमने प्रासरण दाब के मापन की विधियों की हम बात करते हैं तो प्रायोगिक विधि है, थ्योरेटिकल हमने कर लिया। इसके लिए हम 3 विधियां काम में लेते हैं। फेफर विधि पहली विधि आती है, फेफर विधि, और इसकी दूसरी विधि है, और इस विधि का नाम है मोर्स ए फ्रेजर विधि। और तीसरी विधि आती है सबसे बढ़िया और इम्पोर्टेंट, बर्कले व हर्टले की विधि। इन विधियों के द्वारा हम प्रासरण दाब का मापन कर सकते हैं, प्रासरण दाब को ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें हम फर्स्ट विधि की बात कर रहे हैं, और फर्स्ट विधि का नाम है फेफर विधि। इस विधि के द्वारा हम कैसे प्रासरण दाब को ज्ञात करते हैं, इसके अंदर हम डायग्राम बनाते हैं। ये एक कांच की ग्लास ट्यूब होती है। कांच की क्या होती है? एक ग्लास ट्यूब होती है, और इस ग्लास ट्यूब का ये सिरा होता है वो काफ़ी लंबाई तक होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक SPM मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली लगी रहती है इसके, ठीक है। और इसको एक बड़े पात्र, और उस बड़े पात्र के अंदर क्या होता है? जल होता है। साथ साथ बता रही हूँ, वापस बताऊँगी आपको। डायग्राम बना देते हैं पहले, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। इस नली के अंदर एक इस तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं? मैनोमीटर लगाते हैं, और इस मैनोमीटर के अंदर पाठ्यांक होता है। इसको बोला जाता है मैनोमीटर, ठीक है। और ये क्या होती है? एक ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है। ये SPM जिसको बोला जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली, झिल्ली। SPM का मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली।
इसके अंदर तो ये तो वाटर भरा रहता है इसके अंदर तो, और इसके अंदर क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ये फेम्पर नामक साइंटिस्ट ने दी थी, इसलिए इसके नाम से ही इस विधि का नाम रख दिया फेम्पर विधि। इसके अंदर ये ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर सॉल्यूशन भरा रहता है। सॉल्यूशन का मतलब उसके अंदर सॉल्वेंट भी है और सोल्यूट भी है, यानी कि विलेय पदार्थ भी है और विलायक भी है। भर दिया, बाहर की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली, फिर यहाँ बाहर का एक बड़ा पात्र होता है जिसके अंदर क्या भरा रहता है, वाटर भरा रहता है। इस विधि को 1887 में दिया गया था फेम्पर नामक साइंटिस्ट के द्वारा। प्रासरण दाब मापन की बहुत ही एक सरल विधि माना जाता है इसको, बहुत ही इजी मेथड है। और इस विधि के द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी जाती है सेरेंद्र पात्र की सहायता से, और इस ग्लास ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन भर दिया जाता है और जिसकी ग्लास ट्यूब की नली ऊपर तक टी सिरे तक लंबी करके रखा जाता है, और जिसके साथ में एक थर्मामीटर लगाए रखते हैं, मैनोमीटर लगाए रखते हैं जिसको एम से शो किया जाता है। मैनोमीटर प्राशन दाब के पाठ्यांक को नोट करता है। उसके बाद में इसका टेम्परेचर एक स्थान पर स्थिर रख करके हम इस सिस्टम को रखते हैं। इस ग्लास ट्यूब में सॉल्यूशन भर दिया, बाहर के पात्र में वाटर भर दिया, सेरेंद्र अर्धपारगम्य में झिल्ली लगा दी और ये नली टी मैनोमीटर लगा करके रख दिया। धीरे धीरे क्या होता है, वाटर के कण क्या होते हैं इस ग्लास ट्यूब में अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए इसके अंदर जाते हैं, और वैसे वैसे मैनोमीटर का पाठ्यांक बढ़ता जाता है, और कुछ टाइम पश्चात वह पाठ्यांक एक स्थान पर आकर के स्थिर हो जाता है, और उस स्थिर पाठ्यांक को पढ़ लिया जाता है। और वो पाठ्यांक किसको शो करता है, प्रासरण दाब को। वो पाठ्यांक जो होता है वो किसको शो करता है, प्रासरण दाब को। तो इस प्रकार हम फेम्पर विधि के द्वारा प्रासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। तो ग्लास ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन भरा था, वाटर के कण यानी कि विलायक के कण तो अर्धपारगम्य झिल्ली से आसानी से जा सकते हैं। ये यहाँ से होते हुए सेरेंद्र पात्र की सहायता से अर्धपारगम्य झिल्ली में इसमें जाएंगे, इसमें से फिर स्तर बढ़ेगा तो ये मैनोमीटर का पाठ्यांक ऊपर बढ़ता जाएगा और उसको हम नोट कर लेंगे स्थिर होने पर। और इस तरीके से हम फेम्पर विधि के द्वारा प्रासरण दाब को ज्ञात कर सकते हैं। ये थी हमारी फेम्पर विधि। अब हम दूसरी विधि की बात करते हैं। इस क्लास में हम 2 मेथड कर लेते हैं, तीसरा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इस विधि को बोला जाता है मोर्स व फ्रेजर की विधि। मोर्स व फ्रेजर की विधि। इस विधि के अंदर भी एक डायग्राम को काम में लिया जाता है। एक डायग्राम को बनाने जा रहे हैं।
अब देखिए ये क्या होता है, ब्रोंज सिलेंडर होता है, ब्रोंज सिलेंडर। ठीक है, ये यहाँ पर मैनोमीटर लगाए रखते हैं इसमें। ये जो भाग होता है इसके अंदर क्या भरा जाता है, सॉल्यूशन। ठीक है, और इस भाग के अंदर क्या भरा जाता है, सॉल्वेंट। इस भाग में क्या भरा जाता है, सॉल्वेंट, विलायक। ये पोर स्पॉट वाला अर्धपारगम्य झिल्ली लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और सॉल्वेंट यहाँ से डालते जाते हैं अपने इसके द्वारा, और क्या डालते हैं, वाटर डालते हैं। तो इस मोर्स व फ्रेजर की विधि के अंदर यहाँ पर जो अर्धपारगम्य झिल्ली लगी रहती है, ये झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड की होती है, फेरोसाइनाइड की। तो इस विधि के अंदर जो अर्धपारगम्य झिल्ली है वो किसकी बनी रहती है, कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली लगाते हैं। एक ब्रोंज सिलेंडर होता है, इसके अंदर वाटर भर दिया जाता है, ऊपर सॉल्यूशन भर दिया जाता है, और उसके पश्चात अपने क्या करते हैं, इस पोर स्पॉट से होते हुए अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके और ये कण इसके अंदर आते हैं। ये ऊपर की ओर दाब डालेंगे, इस प्रकार यहाँ पर मैनोमीटर का पाठ्यांक बढ़ता जाएगा। जो ब्रोंज सिलेंडर होता है इसको पूरे को फिट करके वायुरोधी बनाया जाता है, और वायुरोधी बना करके हम प्रासरण दाब को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस विधि के अंदर क्या करते हैं, एक सैरंध्र पात्र लिया जाता है जिसे कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर फिट कर दिया जाता है। एक ब्रोंज सिलेंडर होता है उसके अंदर डाल देते हैं और वायुरोधी कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ से वाटर के कण इसके अंदर डालते हैं, सैरंध्र पात्र से होते हुए अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके और इस ब्रोंज सिलेंडर में आते हैं। और ब्रोंज सिलेंडर में आने के बाद में सिलेंडर में जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाता है, यानी कि आयतन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मैनोमीटर का तल भी ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। और मैनोमीटर के पाठ्यांक को जहाँ पर स्थिर होगा उसको नोट कर लिया जाता है, और नोट करके हम पता लगा सकते हैं कि मोर्स व फ्रेजर विधि के द्वारा हमने कितना प्रासरण दाब ज्ञात किया। तो ये थी मोर्स व फ्रेजर की विधि। आज हम 2 ही विधियाँ करेंगे, तीसरी विधि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास को यही समापन करते हैं। धन्यवाद।